1857 का विद्रोह, एक ऐसी चिंगारी जो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। ऐसा लगा कि अंग्रेजों का राज अब बस खत्म ही होने वाला है। तो फिर हुआ क्या? वो आग बुझ कैसे गई? यही तो मतलब इतिहास की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है कि जीत के इतने करीब आकर भी ये विद्रोह नाकाम क्यों हो गया। बिल्कुल, हमारे सामने जो स्रोत है वो कुछ हैरान करने वाले सुराग देते हैं। आज हम इन्हीं सुरागों को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा आंदोलन जो इतना लोकप्रिय था, आखिर बिखर कैसे गया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है इस विद्रोह का दायरा। ये उत्तर भारत में तो बहुत तेजी से फैला, लेकिन पूरे देश में नहीं। दक्षिण भारत, बंगाल, गुजरात, ये सब बड़े इलाके लगभग शांत रहे। ऐसा क्यों? देखिए, इसकी एक वजह तो ये थी कि इन इलाकों में जो पहले विद्रोह हुए थे उन्हें बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया था। लेकिन जो ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि भारत के अपने ही कई शासक और बड़े जमींदार वो इसमें शामिल ही नहीं हुए। अच्छा। हाँ, वो कह सकते हैं स्वार्थी थे और अंग्रेजों की ताकत से डरते थे। एक मिनट, जब आप कहते हैं कई शासक, तो मतलब कौन? कुछ छोटे मोटे राजा? नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। सूची बहुत लंबी है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम। ये तो बड़े नाम हैं। हाँ, और सुनिए, जोधपुर और दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जींद के सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा। ये सब न सिर्फ अलग रहे बल्कि इन्होंने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की पूरी मदद की। अरे, ये तो उस वक्त के सबसे बड़े और ताकतवर घराने थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरा का पूरा पावर स्ट्रक्चर ही विद्रोह के खिलाफ था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भारत के 1% से भी कम शासक विद्रोह में शामिल हुए। तभी तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में कहा था कि ये राजा महाराजा उस तूफान के आगे एक दीवार की तरह खड़े हो गए जो वरना हमें एक ही लहर में बहा ले जाता। क्या जबरदस्त उपमा है, दीवार। हाँ, वो जानता था कि अगर ये शासक भी साथ आ जाते तो अंग्रेजों का बचना नामुमकिन था। ठीक है, तो शासक वर्ग अंग्रेजों के साथ था, पर समाज के दूसरे ताकतवर लोगों का क्या? जैसे जमींदार, व्यापारी, साहूकार। यहाँ भी कहानी थोड़ी बटी हुई है। देखिए, जिन जमींदारों की जमीनें अंग्रेजों ने छीन ली थीं, वो तो लड़े, लेकिन बाकी सब, जिनके पास पैसा और जमीन थी, वो या तो चुपचाप तमाशा देखते रहे या फिर खुलकर विद्रोहियों के खिलाफ हो गए। लेकिन अवध के ताल्लुकदार, वो तो बड़ी संख्या में लड़े थे ना? उनकी तो अंग्रेजों से बहुत नाराजगी थी। हाँ, वो लड़े थे और बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन अंग्रेज कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने लड़ाई के बीच में ही ऐलान कर दिया कि जो ताल्लुकदार हथियार डाल देगा उसे उसकी जागीर वापस मिल जाएगी। अच्छा, मतलब एक तरह की रिश्वत। बिल्कुल, और इसने काम किया। कई ताल्लुकदारों ने विद्रोह छोड़ दिया और जैसे ही उनका समर्थन हटा, किसानों और सिपाहियों के लिए गुरिल्ला लड़ाई जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया। और साहूकार और व्यापारी? देखिए, साहूकार तो गांव वालों के हमलों का पहला निशाना थे, तो वो तो जाहिर है कि विद्रोह के विरोधी थे, और व्यापारी भी धीरे धीरे विद्रोहियों के खिलाफ हो गए। उसकी क्या वजह थी? विद्रोहियों को जंग के लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने व्यापारियों पर भारी टैक्स लगाया या सेना के लिए उनका अनाज जब्त कर लिया, तो व्यापारी अपना माल छिपाने लगे। इसी तरह बंगाल के जमींदार, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के बड़े व्यापारी, ये सब अंग्रेजों के वफादार बने रहे, क्योंकि उनका फायदा ब्रिटिश व्यापार से जुड़ा था। एग्जैक्टली। तो यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। राजा महाराजा, बड़े जमींदार, व्यापारी, समाज के वो सभी वर्ग जिनके पास पैसा या ताकत थी, वो धीरे धीरे विद्रोह से दूर हो गए। और ये हमें एक बहुत ही अहम और मतलब पेचीदा सवाल पर लाता है। उस वक्त के पढ़े लिखे, आधुनिक सोच वाले भारतीय कहाँ थे? उन्होंने इस लड़ाई का साथ क्यों नहीं दिया? ये एक दुखद लेकिन समझने वाली बात है। उस वक्त के जो शिक्षित भारतीय थे, उन्हें लगता था कि विद्रोही यानी पुराने राजा और सामंती सरदार वो देश को पीछे ले जाएंगे। मतलब अंधविश्वास और पुरानी कुरीतियों की तरफ? हाँ, वो सती प्रथा जैसी चीजों को वापस लाने की बात कर रहे थे। इन पढ़े लिखे लोगों को गलती से ये उम्मीद थी कि अंग्रेजी राज भारत को आधुनिक बनाएगा, विज्ञान लाएगा, नई सोच लाएगा। पर क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं होगा? शायद उनके लिए एक बिखरे हुए सामंती भारत में लौटने से बेहतर एक आधुनिक, भले ही विदेशी व्यवस्था थी। नहीं, आपका पॉइंट सही है। उनके नजरिए में दम था, लेकिन उनकी समझ अधूरी थी। वो ये नहीं देख पाए कि कोई विदेशी ताकत किसी देश को आधुनिक बनाने नहीं बल्कि उसे लूटने आती है। ये बात उन्हें बाद में समझ आई। और दूसरी तरफ विद्रोही थे। हाँ, और उनकी समझ भी अधूरी थी। उन्हें अंग्रेजों के राज की बुराइयां तो दिख रही थी,
पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि देश उन्हीं पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाओं की वजह से ही तो गुलाम बना था। तो एक तरफ वो लोग थे जो भविष्य तो देख रहे थे, पर उन्हें वर्तमान की जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं था, और दूसरी तरफ वो थे जो वर्तमान की हकीकत से लड़ रहे थे, पर उनके पास भविष्य का कोई नक्शा नहीं था। एकदम सही कहा आपने। और यही इस विद्रोह की सबसे बड़ी वैचारिक कमजोरी थी। विद्रोही ये नहीं देख पाए कि आज़ादी का रास्ता सामंती राजशाही की ओर वापस नहीं जाता, बल्कि एक आधुनिक समाज और एक आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की ओर आगे जाने में है। पर इसका यह मतलब नहीं कि वो पढ़े लिखे लोग देशद्रोही थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि 1858 के बाद उन्हीं लोगों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, लेकिन एक नए और आधुनिक तरीके से। ठीक है, तो हमने देखा कि भारतीय समाज ही एकजुट नहीं था, लेकिन एक पल के लिए मान लेते हैं कि सारे राजा, जमींदार और पढ़े लिखे लोग विद्रोहियों के साथ होते, क्या तब भी वे जीत पाते? मतलब सैन्य स्तर पर वो कितने तैयार थे? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद नहीं है। सैन्य स्तर पर भी विद्रोही बहुत कमजोर थे। उनके पास आधुनिक हथियारों की बहुत कमी थी। ज्यादातर सिपाही तलवारों और भालों से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास एनफील्ड राइफलें और तोपें थीं। बिल्कुल। और संगठन की भी बहुत कमी थी। कोई सेंट्रल कमांड नहीं था। अलग अलग जगहों पर लड़ रहे सिपाहियों में कोई तालमेल नहीं था। वो बहादुर बहुत थे, पर अनुशासनहीन थे। कभी कभी एक सेना की तरह नहीं, बल्कि एक गुस्साई भीड़ की तरह लड़ते थे। तो ये कुछ ऐसा था कि सबने मिलकर दुश्मन को तो घर से निकाल दिया, पर अब घर कौन चलाएगा, नियम क्या होंगे, इस पर कोई सहमति नहीं था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। एक बार किसी इलाके को जीतने के बाद उन्हें समझ नहीं आता था कि अब यहाँ कैसी सरकार बनाई जाए। वो आपस में ही लड़ने लगते थे। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। अच्छा, वो क्या? कुछ जगहों पर नई व्यवस्था बनाने की कोशिश जरूर हुई थी। जैसे दिल्ली में, वहां बहादुर शाह जफर के नाम पर 10 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके। उसमें 6 सेना के और 4 सिविलियन सदस्य थे। और सबसे आधुनिक बात यह थी कि सारे फैसले बहुमत से लिए जाते थे। ये एक तरह का लोकतांत्रिक प्रयोग था। वाह, मतलब एक नए बेहतर भविष्य की झलक वहां भी थी, लेकिन शायद उसे पनपने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आखिरकार इन सारी कमजोरियों का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। वो कौन सा मोड़ था जिसके बाद लगने लगा कि अब पड़ला अंग्रेजों की तरफ झुक गया है? वो मोड़ था 20 सितंबर 1857 को। दिल्ली पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा। दिल्ली विद्रोह का दिल था, एक सांकेतिक केंद्र। दिल्ली के हारते ही विद्रोह की कमर टूट गई। बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। ये तो सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये तो एक पूरे युग का अंत था। हाँ, महान मुगल वंश का दर्दनाक अंत। जब सांकेतिक केंद्र ही खत्म हो गया तो बाकी नेताओं का हौसला भी टूटने लगा। एक एक करके सब मारे गए या हार गए। नाना साहब और तात्या टोपे का क्या हुआ? नाना साहब कानपुर में हारे और नेपाल भाग गए। फिर उनका कभी कुछ पता नहीं चला। तात्या टोपे महीनों तक मध्य भारत के जंगलों में शानदार गुरिल्ला लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिर में उनके ही एक जमींदार दोस्त ने धोखा दिया और उन्हें पकड़वा दिया। अप्रैल 1859 में उन्हें फांसी दे दी गई। और हमारी वीरांगना झांसी की रानी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति प्राप्त की। 1859 के अंत तक कुंवर सिंह, बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला सभी बड़े नेता या तो शहीद हो चुके थे या उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। भारत पर अंग्रेजों का राज पहले से भी ज्यादा मजबूती से स्थापित हो गया। ये सब सुनकर तो लगता है कि इतनी कुर्बानियां, इतना खून खराबा सब व्यर्थ गया। क्या वाकई इस विद्रोह का कोई नतीजा नहीं निकला? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विद्रोह व्यर्थ नहीं गया। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अपनी तमाम कमियों के बावजूद ये हमारे इतिहास का एक शानदार मील का पत्थर है। हाँ, ये पुराने भारत को बचाने की एक आखिरी हताश कोशिश थी, लेकिन ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय लोगों का पहला संगठित और महान संघर्ष भी था। तो इसने भविष्य के लिए क्या रास्ता बनाया? इसने वो जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर आजादी का आधुनिक आंदोलन खड़ा हुआ। 1857 की कहानियों ने, इसके नायकों की कुर्बानियों ने लोगों के दिलों में एक ऐसी चिंगारी जला दी जो कभी बुझी नहीं। इसने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने की एक परंपरा शुरू की। और इसके नायक रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, वो रातों रात पूरे देश के हीरो बन गए। अंग्रेज उनके नाम तक से डरते थे,
लेकिन लोगों ने उन्हें अपने लोकगीतों और कहानियों में जिंदा रखा। उनकी बहादुरी ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। तो भले ही 1857 की लड़ाई हम हार गए, लेकिन उसने आज़ादी की एक ऐसी याद बनाई जिसने अंततः देश को आज़ाद कराया। तो आज की हमारी इस पड़ताल से ये साफ है कि 1857 का विद्रोह कई वजहों से नाकाम हुआ। समाज बटा हुआ था, नेताओं के पास भविष्य का कोई साफ नजरिया नहीं था और हथियारों और संगठन की भारी कमी थी। बिल्कुल, लेकिन इसकी असफलता ने ही सफलता के बीज बोए। इसने पहली बार भारतीयों को एहसास दिलाया कि उनका दुश्मन एक है, और इसी एहसास से उस राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को ताकत दी। और यहीं हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर 1857 के सिपाहियों और किसानों की हिम्मत के साथ उस वक्त के पढ़े लिखे भारतीयों की आधुनिक सोच जुड़ जाती, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता?